स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो टॉपिक है ये हमारा बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है, मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए है, पेपर फर्स्ट यानी मैकेनिक्स से हमने ये टॉपिक लिया है, यांत्रिकी से यूनिट फर्स्ट में है टॉपिक चलता है। अब हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। एंड थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम प्रथम और द्वितीय नियम वैध होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में यानी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, अनुपस्थिति हो, तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती हो उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित हो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। दूसरा हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के संबंधित प्रथम और द्वितीय नियम वैध हों जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के तंत्र में यदि किसी कण पर कोई बाह्य कार्यकारी बल नहीं हो तो कण या तो स्थिर रहता है या फिर वह एक समान चाल से सरल रेखीय गति करता रहता है। यह जड़त्व का प्रथम नियम है कि किसी कण पर अगर कोई कण विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा और कोई कण गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है वो जड़त्व के नियम का पालन करता है, अतः इसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के तंत्रों को गैलीलियन या न्यूटोनियन निर्देश तंत्र के नाम से जाना जाता है। गैलीलियन के निर्देश तंत्र के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम माने बाह्य बल की अनुपस्थिति है यानी F इक्वल क्या है 0, बल जो है वो अनुपस्थित है। F इक्वल होता है ma, m मास है, a यहाँ पर एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m d2r/dt²। m एक्सीलरेशन होता है विस्थापन की फॉर्म में d2r/dt²। या जब हम देखते हैं यहाँ पर f चूंकि 0 है ये 0 चला जाएगा तो हम यहाँ देखेंगे कि m भी क्या हो सकता है 0, लेकिन m 0 नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या 0 होगा? इस कंडीशन में 0 होगा d2r/dt²। चूंकि m 0 नहीं होगा इसलिए d2r/dt² इक्वल में 0 और v इक्वल में कांस्टेंट। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये होगा dr/dt इक्वल में कांस्टेंट। dr/dt विस्थापन का समय के सापेक्ष जो अवकलन है वो वेग कहलाता है, v इक्वल में कांस्टेंट। स्पष्ट हो रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करेगा। यह जड़त्व का नियम कहलाता है। अर्थात जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम सदैव वैध होते हैं। विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि ऐसे निर्देश फ्रेम या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। अतः स्थिर या नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए निर्देश फ्रेम सदैव जड़त्वीय होता है। स्थिर या नियत वेग से यानी वहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा, त्वरण क्या होगा अनुपस्थित होगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो गति है वो त्वरण रहित होती है। जहाँ पर गति या तो स्थिर हो या फिर नियत वेग से गतिशील हो कण या तो उसके लिए हम कहेंगे कि यह फ्रेम जो है हमारी इनर्शियल फ्रेम है यानी जड़त्वीय होती है।
कर रहे थे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी यानी F0 हो में भी त्वरित दिखाई देती हो, यानी वहाँ पर गति में उतार चढ़ाव है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय होता है, यानी इन तंत्रों में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी किसी कण की गति त्वरित प्रतीत होती है। सभी त्वरित तंत्र एवं घूर्णन करते हुए तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। घूर्णन करते हुए तंत्र अजड़त्वीय होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए न्यूटन द्वारा निरपेक्ष आकाश की कल्पना की गई है। न्यूटन ने माना कि निरपेक्ष जो आकाश है, एब्सोल्यूट स्पेस है, एक ऐसा जड़त्वीय तंत्र है जो स्वयं निरपेक्ष विराम अवस्था में है। अतः इसके सापेक्ष सभी गतियों का अध्ययन किया जा सकता है। अनुभवों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि स्थिर तारे निरपेक्ष आकाश के सापेक्ष लगभग स्थिर हैं। खगोलीय द्रव्य से बहुत दूरी पर एक पिंड हमेशा स्थिर तारों के समान वेग से चलता है। स्थिर तारे क्योंकि निकटतम पड़ोसियों से न्यूनतम दूरी 10⁻16 मीटर पर रहते हैं, अतः इनकी अन्य द्रव्य पिंडों से जो अन्योन क्रिया है, इंटरेक्शन है, वो नेग्लेक्ट होता है। इन तारों से संबंध निर्देश तंत्र को सर्वोत्तम उपलब्ध जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना गया है। पृथ्वी, अब सवाल आता है क्या पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है? लेकिन अगर हम पृथ्वी के लिए, चूंकि पृथ्वी संबंधी जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर विचार करें तो यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं है, क्योंकि पृथ्वी न केवल अपनी स्वयं की एक्स पर अपितु सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन करती है। यानी पृथ्वी जो है अपनी स्वयं की एक्स पर के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन करती है। पृथ्वी की स्वयं की घूर्णन गति के कारण इसकी सतह पर रखा कोई स्थिर कण इसके केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है, जिससे अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है और उसकी वैल्यू होती है A = 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट हम मान रहे हैं इसे। सामान्यतः हम मानते हैं कि जो मैकेनिक्स है उसमें जो प्रॉब्लम है, त्वरण को हम न्यून मानकर छोड़ दें तो पृथ्वी को भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। पर वास्तव में पृथ्वी के अपनी एक्स पर घूमने तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से पृथ्वी को व्यावहारिक जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। अब आगे बात आती है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अगर हम 3D की बात करें, यानी त्रिविमीय आकाश की बात करें, तो किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, x, y एंड z। 3D की हम बात करते हैं, यानी त्रिविमीय आकाश में किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, x, y एंड z। वह किसी घटना की व्याख्या के लिए अगर हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ हमें 4 जो कोऑर्डिनेट है उनकी ज़रूरत पड़ती है, x, y, z एंड t। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र के लिए प्रेक्षण से भिन्न होते हैं। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे इन्हें कि हमारे पास 2 निर्देश तंत्र हैं। एक घटना के लिए एक तंत्र में जो रिजल्ट है वो, और दूसरी उसी घटना के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में जो प्रेक्षण है वो भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें, पृथ्वी पर स्थित कोई प्रेक्षक किसी गिरती हुई गेंद को ऊर्ध्वाधर पथ पर गिरते हुए देखता है। पृथ्वी पर स्थित कोई प्रेक्षक किसी गिरती हुई गेंद को ऊर्ध्वाधर पथ पर गिरते हुए देखता है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष समान वेग से गतिशील रेलगाड़ी में बैठा एक प्रेक्षक इस गेंद को परवलयाकार पथ पर गिरते हुए प्रेक्षित करता है। घटना एक ही है क्योंकि गेंद को गिरते हुए देखना है, लेकिन यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भिन्न भिन्न है।
एक तो कोई पृथ्वी पर स्थिर खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति जो है वो गतिशील है गाड़ी में। कतिपय समस्याओं में एक निर्देश तंत्र के लिए प्रेक्षणों को दूसरे तंत्र में कोरिलेट करना यानी उसे संबंधित करना, इसी घटना के लिए गए प्रेक्षणों से संबंधित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस घटना के प्रथम तंत्र में लिए गए निर्देश को या निर्देशांकों को द्वितीय तंत्र में घटना के लिए निर्देशांकों से संबंध स्थापित करना या इन निर्देशांकों को एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित करना ही रूपांतरण समीकरण कहलाता है। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले संबंधों को ही रूपांतरण समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करना चाहें, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए आसपास के वृक्ष आदि स्थिर प्रेक्षित होते हैं। यानी एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है तो पेड़ क्या दिख रहे हैं उसे, स्थिर। लेकिन अगर चलती हुई रेलगाड़ी है उसमें बैठे व्यक्ति के लिए वृक्ष भी गतिशील प्रेक्षित होते हैं। इन दोनों में रिलेशन संबंधित करना, स्थापित करना ही हमारा टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी निर्देशांक रूपांतरण। अब हम बात करते हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम यहां मानते हैं दो फ्रेम है हमारे पास, S एंड S डैश। S एंड S डैश दो फ्रेम है हमारे पास में। S में जो स्थिति सदिश है वो R है। S डैश के लिए जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हमारा O डैश तथा स्थिति सदिश यहाँ पर R डैश से है। पॉइंट यानी जो पोजीशन है हमारी वो P पॉइंट पे है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है R0। हम मानते हैं कि S व S डैश दो निर्देश तंत्र हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, जिनके मूल बिंदु क्रमशः O तथा O डैश हैं, जिन पर प्रेक्षक स्थित है। यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम और इस घटना को यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रेक्षक के सापेक्ष O एंड O डैश पर प्रेक्षक का तंत्र S के मूल बिंदु O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R0 है। यदि किसी कण P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश R है और S डैश में स्थिति सदिश R डैश हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं R डैश इक्वल में R माइनस R0, R डैश इक्वल में R माइनस R0। T के सापेक्ष अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका तो dr डैश अपॉन dt इक्वल में dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt। चूंकि R0 जो है वो स्थिर है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगी, इन दोनों के बीच की स्थिर रहेगी। इसलिए dr0 अपॉन dt इक्वल में 0 और dr डैश अपॉन dt इक्वल में dr अपॉन dt और v डैश इक्वल में v डैश इक्वल में v। पुनः अगर हम इस इक्वेशन का वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो ये होगा dv डैश अपॉन dt इक्वल में dv बाई dt या a डैश इक्वल में a। हमारी ये जो इक्वेशंस हैं इस प्रकार केवल स्थानांतरित निर्देश तंत्र, ये लीनियर मोशन के लिए होता है स्थानांतरित निर्देश तंत्र। S डैश में कण की स्थिति भिन्न प्रेक्षित होती है, ये स्थिति है यहाँ पर R डैश इक्वल में R माइनस R0 भिन्न प्रेक्षित होती है, परंतु वेग और त्वरण समान प्रेक्षित होते हैं। इनके जो रिजल्टेंट हैं वो समान प्रेक्षित होते हैं। 1, 2 व 3 इक्वेशन 1, 2 व 3 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के मध्य समय अनाश्रित रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आया होगा। टॉपिक है कि हम बात करते हैं कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में S डैश में जो कण की स्थिति है वो भिन्न प्रेक्षित होगी, लेकिन वेग और एक्सीलरेशन जो है वो समान प्रेक्षित होते हैं। थैंक यू।